वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के MCQ, ठीक है, जो आपकी आने वाली ROARO री एग्ज़ाम, आपका UPPCS का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, आपका MP है, उत्तराखंड है, इसके अलावा आपके और एग्ज़ाम जैसे आपका ये पेट का एग्ज़ाम हुआ जो UPSSC कराता है, SI है, लेखपाल है, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस के आपके MCQ, ठीक है। 25 सवाल मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी साइंस का। आप बताइएगा आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, कुछ भी होगा, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि आलू पादपों की विकसित जड़ें हैं, फिर है मिर्च पादपों की विकसित पत्तियां हैं और गाजर पादपों के विकसित तने हैं। ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, यानी पहला दूसरा सही। बी में है 1, 2 और 3, सी में 2 और 3 और डी में है 1 और 3। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, ये तीनों गलत हैं। क्योंकि देखिए आलू जो होता है ये जड़ें नहीं, बल्कि आलू जो होता है ये पादपों की विकसित तने होते हैं। आलू होता है तना, वहीं जो गाजर होता है वो जड़ होती है। गाजर तो जड़ होती है और मिर्च जो है ये उनके संबंधित पौधे के विकसित फल होते हैं। मिर्च जो है वो फल होते हैं, ना कि पत्तियां। इसको याद कर लीजिएगा कि आलू तना, मिर्च फल और गाजर जो है वो जड़ होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। फिर है मिलान करना है आपको। पोषक तत्व दिया है और समृद्ध स्रोत दिए हुए हैं। पोषक तत्वों में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और प्रोटीन है और स्रोत में है दूध, मांस मछली, समुद्री खाद्य और पालक, ठीक है। तो देखिए आयरन किससे प्राप्त होता है, आयरन देखिए पालक से प्राप्त होता है, ठीक है। और कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम दूध से, ठीक है। आयोडीन जो है वो समुद्री खाद्य से और प्रोटीन मांस मछली से। इस तरीके से आपको क्या होगा, एक का डी, बी का दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक फाइबर तंतु कौन कौन से हैं। प्राकृतिक वाले नेचुरल फाइबर पूछा गया है। दिया गया है रेशम, पॉलिएस्टर, कपास, पटसन जूट और ऊन। तो इसमें प्राकृतिक कौन कौन वाले हैं। तो इसमें देखिए प्राकृतिक है आपका पहले तो रेशम, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिएस्टर सिंथेटिक होता है। कपास जो है ये भी आपका प्राकृतिक है। उसके बाद पटसन जूट भी और ऊन भी, ये प्राकृतिक है, लेकिन पॉलिएस्टर जो है वो सिंथेटिक है। तो दूसरा जिसमें है वो कट जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी सुन लीजिए। देखिए कुछ कपड़ों के रेशे जैसे आपका कपास है, जूट, रेशम, ऊन, ये पौधे और जानवरों दोनों से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। मतलब जो पौधे से भी मिल जाए और जानवरों से भी मिल जाए वो प्राकृतिक होता है, ठीक है। कपास और जूट के पौधे से प्राप्त जो तंतुएं हैं ये इनके प्राकृतिक वालों के एग्जाम्पल हैं। ऊन और रेशम जो है ये जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपने देख लिया ऊन और रेशम जो है ये जानवरों से प्राप्त किया जाता है और जो आपका कपास जूट है ये पौधों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पिछले 100 वर्षों में फाइबर जो हैं ये रासायनिक पदार्थों से भी बनाए जाने लगे हैं, जिसमें जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं जैसे पॉलिएस्टर, ये क्या है, ये पशु या फिर पौधों के स्रोतों से प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक फाइबर या फिर कृत्रिम फाइबर कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल देख लीजिए। एक तो आपने पॉलिएस्टर देख लिया, दूसरा इसी में है नायलॉन, ठीक है, नायलॉन हो गया, नायलॉन। और तीसरा है आपका एक्रिलिक, तो ये तीनों जो हैं ये सिंथेटिक हैं, ये कृत्रिम वाले हैं। और इसके अलावा रेशम, कपास, पटसन जूट और ऊन ये प्राकृतिक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है आपको।
पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि कपास एक रबी की फसल है, और दूसरा गुजरात और महाराष्ट्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं, और तीसरा है कि भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी में है केवल 2, सी में केवल 1 और डी में 2 और 3 दोनों। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पे देखिए केवल 2 सही होगा। ठीक है, कॉटन कपास जो होता है ये रबी की फसल नहीं होती है, ये खरीफ की फसल होती है। ठीक है, और चीन जो है, भारत नहीं बल्कि चीन जो है ये कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला और तीसरा ऐसे गलत हो गया, दूसरा वाला सही है। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत का आप लोगों के लिए सवाल है कि कपास के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा कौन सा देश है और भारत का कपास के उत्पादन में कौन सा स्थान है। ठीक है, कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, इसको कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जूट का पौधा सामान्य रूप से तब काटा जाता है जब वह पुष्पनावस्था में होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों सही, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा दोनों सही। अब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा जूट के पौधे के बारे में। तो देखिए जूट का जो फाइबर होता है ये जूट के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बारिश के मौसम में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा ये भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जूट का पौधा सामान्य रूप से तब काटा जाता है जब वह पुष्पन अवस्था में होता है। फिर क्या करते हैं कि जो कटा हुआ पौधा रहता है इसके तने को कुछ दिन के लिए पानी में डुबा के रख दिया जाता है, और जब तने सड़ने लगते हैं तो फिर जो रेशे रहते हैं उसमें उसको हाथों से अलग किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है जूट निकालने की। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अब आगे है, आपको असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है कि जड़ी बूटी वे पौधे होते हैं जिनमें केवल औषधीय गुण होते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी वे पौधे जिसमें केवल औषधीय गुण। और दूसरा पेड़ ईंधन, भोजन और कागज के स्रोत हैं। इसमें आपको गलत कथन का चयन करना है। तो केवल पहला गलत, दूसरा गलत, दोनों गलत, या फिर इनमें से कोई नहीं गलत। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही है कि केवल पहला गलत। जड़ी बूटी वे पौधे होते हैं जिसमें केवल औषधीय गुण होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, जब भी देखिए स्टेट पीसीएस का ये ट्रेंड है, एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी आपके एक्सट्रीम वर्ड आए हों जैसे केवल, ठीक है, केवल वगैरह, ऐसे वर्ड मोस्टली क्या होता है, अधिकतर आपके 95% केसेस में ये वाला एक्सट्रीम वर्ड वाले जो होते हैं वो गलत होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। इसके बारे में सुनिए। तो देखिए हरे और कोमल तने वाले पौधों को जड़ी बूटी या हर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो जड़ी बूटियां ऐसे किसी भी पौधे को कहा जा सकता है जो आमतौर पर छोटे और कम शाखाओं वाले होते हैं। इनके पास भी औषधीय गुण होते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ औषधीय गुण होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ पौधे इनमें बहुत लंबे होते हैं, इसमें मोटे भूरे रंग का तना होता है। ठीक है, तनों के ऊपरी भाग में शाखाएं होती हैं जो कि जमीन से बहुत ऊपर होती हैं। इनको पेड़ भी कहा जा सकता है। ठीक है, इनको पेड़ कहा जा सकता है। इसके अलावा देखिए जो पेड़ पौधों का प्रयोग है ये छाया, आश्रय प्रदान करते हैं, निर्माण के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, खाना पकाने के लिए, हीटिंग के लिए ईंधन हो गया, भोजन के लिए फल वगैरह के साथ साथ अनेक उपयोग में आते हैं। हम कागज़ भी बना लेते हैं, भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि इनमें से कौन रेशेदार जड़ों और पार्श्व जड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। ठीक है, कौन जो रेशेदार जड़ों और पार्श्व जड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। तो देखिए पहला दिया गया है कि मुख्य जड़ को टैप रूट कहा जाता है और छोटी जड़ों को पार्श्विक या लेटरल रूट कहा जाता है, जबकि कुछ पौधों में सभी जड़ें समान लगती हैं और इन्हें रेशेदार जड़ें कहा जाता है। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया।
दूसरा है मुख्य जड़ को टैप रूट कहा जाता है और छोटी जड़ों को रेशेदार जड़ कहा जाता है। और कुछ पौधों में जो जड़ें समान लगती हैं उन्हें पार्श्व जड़ कहा जाता है। सी में है मुख्य जड़ को रेशेदार जड़ कहा जाता है, छोटी जड़ों को टैप जड़ कहा जाता है और कुछ पौधों में जड़ें एक जैसी लगती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ें कहा जाता है। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनके अंतर को स्पष्ट करता है स्टेटमेंट 1। ठीक है, रेशेदार जड़ों और पार्श्व जड़ों के बीच में अंतर। तो इसमें मुख्य जड़ जो होती है मेन वाली जो जड़ होती है इसको कहते हैं हम टैप रूट। फिर इसके बाद जो छोटी छोटी अन्य जड़ें निकली रहती हैं इनको पार्श्विक या लेटरल रूट कहा जाता है। ठीक है, और पार्श्व जड़ यानी कुछ पौधों में क्या होती हैं कि जड़ें एक जैसी लगती हैं, मतलब सभी एक बराबर लगती हैं, ऐसे गुच्छे के रूप में। ठीक है, तो इनको हम रेशेदार जड़ें कहते हैं। तो यही अंतर है। स्टेटमेंट 1 वाला जो है ये सही अंतर स्पष्ट करता है, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि कंकाल तंत्र के संबंध में आपको सही कथन पहचानना है। स्टेटमेंट 1 है कि हड्डियां और उपास्थि मानव शरीर के कंकाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर है यह शरीर को फ्रेम और आकार प्रदान करती हैं और शारीरिक गतिविधि में मदद करती हैं और यह शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है कंकाल तंत्र। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए स्टेटमेंट आप पढ़ रहे होंगे, तीनों बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों सही है कि कंकाल तंत्र ये शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है, हड्डियाँ उपास्थि वगैरह ये कंकाल का निर्माण करते हैं और शरीर को फ्रेम और आकार भी देते हैं। ठीक, अब अगला सवाल है कि सही जोड़ी को आपको पहचानना है। पहला, अचल संधि गर्दन में होती, हिंज संधि कोहनी, खूटी संधि ऊपरी जबड़े में। तो कौन सा सही है? केवल पहला तीसरा, केवल दूसरा, तीनों सही या फिर केवल पहला और दूसरा सही? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है केवल दो। केवल दूसरा सही है कि हिंज संधि जो है वो कोहनी में होती है। ठीक है, अचल संधि जो है ये आपके ऊपरी जबड़े में होती है, फिक्स होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में मांसपेशियों की कार्यप्रणाली के संबंध में आपको सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है, पहला कथन है कि स्नायु जो है ये जोड़े में काम करते हैं। स्नायु जोड़े में काम करते हैं यानी मसल्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में ही देख लीजिए, स्नायु से इजी मसल्स है। फिर है जब एक मांसपेशी केवल खींच सकती है, यह धक्का नहीं दे सकती। फिर तीसरा है कि एक हड्डी को हिलाने के लिए दो मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसमें देखिए तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल। सबसे पहले क्या है कि देखिए मांसपेशियां जो हैं ये जोड़े में काम करती हैं। ठीक है, मांसपेशियां जो हैं ये जोड़े में काम करती है। ठीक है, एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी ये जोड़े में काम करेगी। क्या होता है कि जब उनमें से एक मांसपेशी जब सिकुड़ती है तो ये हड्डी को, मान लीजिए आपकी बोन है, इसको एक दिशा में ये खींचेगी। उस अवस्था में क्या रहेगा, केवल एक मांसपेशी काम करेगी, दूसरी वाली स्थिर रहती है, इसको एक डायरेक्शन में ये खींचेगी सिकुड़ के। ठीक है, फिर तो उस समय दूसरी वाली मांसपेशी आराम करती है। फिर हड्डी को विपरीत दिशा में ले जाने के लिए जो फिर एक मान लीजिए इस डायरेक्शन में खींच ली, दूसरी वाली आराम कर रही है, फिर उसको विपरीत दिशा में उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो आराम कर रही थी पहले वाली मांसपेशी वो क्या करेगी कि हड्डी को मूल आसन की ओर खींचती है। ठीक है, तो इस समय फिर पहली वाली आराम करेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि दोनों जोड़े में काम करते हैं। एक खींचती है तो उस टाइम में दूसरी स्थिर रहती है, फिर दूसरी वाली उसको जब मूल अवस्था में पहुंचाती है तो पहली वाली स्थिर रहती है। तो इस तरीके से क्या हो गया, स्नायु जोड़े में भी काम कर सकते हैं। केवल एक मांसपेशी खींच सकती है, ये धक्का नहीं दे सकती है। जो खींचेगी, ठीक है, खींचने का काम दूसरी मांसपेशी का, उसको मूल अवस्था में पहुँचाने का काम दूसरी मांसपेशी का होता है। ठीक है, और एक हड्डी को हिलाने के लिए दो मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। ये समझ में आ गया होगा। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों के उड़ने में मदद करता है। पक्षियों के उड़ने में मदद कौन करेगा? हल्की मांसपेशियां, मजबूत हड्डियां। तो क्या होगा इसमें, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें देखिए कोई नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, आपको मजबूत पक्षियों को उड़ने में मदद के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए। तो ठीक है, हड्डियां क्या होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए इसके लिए।
ठीक है, हड्डियां हल्की होनी चाहिए और वहीं मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए उल्टा दिया हुआ है, दोनों गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला तो दिया है उपास्थि की तुलना में हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, उपास्थि देखिए, कार्टिलेजेस को उपास्थि कहते हैं, हड्डियां बोन होती हैं। तो बोला गया है कि उपास्थि की तुलना में हड्डियां मजबूत होती हैं। और दूसरा, हमारी हथेली में केवल एक ही हड्डी होती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है, ये पूछा गया है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीधी सी बात है, हथेली में एक ही हड्डी नहीं होती है। और दूसरा, हमेशा हड्डियां सबसे मजबूत होती हैं, कार्टिलेजेस जो हैं वो उनसे कमज़ोर होते हैं, वो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो देखिए जो, और दूसरा, उपास्थि और अस्थि हड्डियों में क्या अंतर होता है उपास्थि और अस्थि में? आप हड्डियां तो एक कमज़ोर हो गई, उपास्थि जो है वो हड्डियां मजबूत हो गई, उपास्थि उसकी तुलना में कमज़ोर होता है। दूसरा, हम हड्डियों को मोड़ नहीं सकते, लेकिन उपास्थि जो है वो इन्हें मोड़ा जा सकता है। ठीक, तो ये अंतर है। आगे बढ़ते हैं। आपको गलत जोड़े का पता लगाना है। ठीक है, आपको गलत जोड़े का पता लगाना है। हड्डी की संरचना हो गई और वो किस अंगों की रक्षा करते हैं? खोपड़ी दिमाग की, पंजर या पसलियां दिल की, कशेरुकदंड मेरुरज्जु या मेरुदंड की। तो आपको गलत जोड़ा बताना है। 1 2 2 3, 1 2 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ये तीनों सही हैं। खोपड़ी आपके दिमाग की रक्षा करती है, पंजर या पसलियां जो हैं आपके हृदय की, आपके दिल की रक्षा करते हैं, और कशेरुकदंड जो है ये स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु या फिर मेरुदंड की रक्षा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पहले स्टेटमेंट दिया है कि पौधे दिन के समय ही अपना भोजन बनाते हैं, जबकि उनमें श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, फिर पौधों के द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में उत्सर्जित ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में उपयोग किए जाने वाली ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है? तो देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं यहाँ पे। ठीक है, पौधे जो हैं ये दोनों समय श्वसन क्रिया कर सकते हैं, दिन में भी रात में भी, लेकिन भोजन ये सिर्फ दिन में बनाते हैं। और वहीं पौधों के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन जितना पौधे ऑक्सीजन की मात्रा छोड़ते हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर करें ली गई ऑक्सीजन के मामले में। तो ऑक्सीजन लेते हैं पौधे बहुत कम, उत्सर्जित करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिछाया निर्माण की सही व्याख्या करता है? प्रतिछाया निर्माण की सही व्याख्या करता है यानी शैडो फॉर्मेशन। तो देखिए पहले है कि जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो प्रतिछाया बनती है। ठीक है, दूसरा, छाया तब बनती है जब पारभासी वस्तुएं प्रकाश को आंशिक रूप से अपने बीच में गुजरने देती हैं। तो दिया गया है ए और बी दोनों सही हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छाया निर्माण की सही व्याख्या कौन कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सिर्फ सही है कि जब अपारदर्शी वस्तु जो है वो प्रकाश के मार्ग में पड़ेगी, प्रकाश अगर यहाँ से आ रहा है, जब कोई अपारदर्शी वस्तु होगी तभी उसकी छाया बनती है। अगर वो प्रकाश को अपने बीच में से जाने देगी तो उसकी छाया नहीं बनेगी। ठीक है, पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से जलवाष्प वायुमंडल में संकलित होता है? पूछा गया है कि वेपर जो है, जो जलवाष्प है, वो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कैसे ऐड होगा। दिया गया है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन। ठीक है, फिर संघनन यानी कंडेंसेशन, और वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। तो वायुमंडल में वाष्प कैसे ऐड होगी? तो ऑप्शन ए में 2 और 4, फिर 1 और 3, 1 2 3 4, या फिर 1 और 2। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, इसमें सही है ऑप्शन डी। ठीक है, आपके संघनन और वर्षण। ठीक है सॉरी, इसमें संघनन और वर्षण से क्या होता है, ये जो है ये पृथ्वी पर जल वापस लाते हैं। संघनन और वर्षण, वायुमंडल में संकलित होता है जलवाष्प। तो इसमें राइट आंसर है 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पानी का वाष्पीकरण निम्नलिखित में से किससे हो सकता है?
ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है झीलों से, महासागरों से, नदियों से या फिर मिट्टी से वाष्पीकरण पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4 या फिर 2 और 3। तो इन सभी से यानी ऑप्शन सी झीलों से भी वाष्पीकरण हो सकता है, महासागरों से, नदियों से और साथ ही साथ मिट्टी से भी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो इसमें मिट्टी देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये तीनों वाटर बॉडीज और मिट्टी से भी वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वृक्षावरण या वनस्पति के क्षरण का परिणाम हो सकता है? तो देखिए, पहले दिया गया है कि क्षेत्र के भूजल के स्तर में कमी, फिर मृदा का क्षरण है, मृदा का संक्षरण है। तो ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी में 1 2 3 और ऑप्शन डी में 2 और 3। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही हैं कि क्षेत्र में भूजल के स्तर में कमी और मृदा का क्षरण, ये क्या है? ये वृक्षावरण या वनस्पति के क्षरण के परिणाम हो सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए कि ऐसे क्षेत्र जहाँ भूमि में बहुत कम या कोई वनस्पति नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा जल आराम से जल्दी से प्रवाहित हो जाता है। फिर बहता हुआ जल वर्षा जल मिट्टी की ऊपरी परत को भी अपने साथ बहा ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? मृदा का क्षरण होता है। फिर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे अधिकांश भूमि कंक्रीट से ढकी हुई है, यहाँ पे वर्षा जल के रिसाव को ज़मीन में कम कर देती है, अतः भूजल की उपलब्धता को भी प्रभावित करती है। इस तरीके से उस क्षेत्र में क्या होगा? भूजल के स्तर में भी कमी आएगी। ठीक है, बाकी और देख लीजिए कि मृदा का संक्षरण हुआ, मिट्टी के क्षरण को रोकने का जो उपाय है, जो उपयोग है, यह अम्लीकरण, लवणता या अन्य रासायनिक मृदा संदूषण के कारण कम उर्वरता की रोकथाम को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जल चक्र के दौरान निम्नलिखित के गठन के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है आपको। पहले से अंतिम की तरफ जल चक्र के बारे में दिया गया है जलवाष्प, पानी, ओला, बर्फ और बादल। तो क्रम क्या होगा? ठीक है, ये बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो पानी। ठीक है, पानी जो है ये जलवाष्प में, ठीक है, जलवाष्प के बाद फिर ये बादल बनेंगे, फिर बर्फबारी या ओलों के रूप में। तो सही क्रम है आपका 2 1 4 3 जल चक्र का। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पृथ्वी पर खपत होने वाले पेयजल की मात्रा सीमित है, इसलिए इसको सावधानी से प्रयोग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात। और दूसरा, हमारी पृथ्वी 70% पानी से बनी हुई है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 20 सवाल लेके आएंगे, तो बताइएगा आपके कितने स्कोर हुए। तो ये रहे विज्ञान के आपके सवाल। देखिए बिल्कुल आपके पीसीएस के पैटर्न पे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए हेल्पफुल है। पीसीएस के अलावा ये आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस है, आपका SSSC के एग्ज़ाम हैं, SSC CGL लेखपाल, इन सब में देखिए इसी तरीके के सवाल आते हैं। थोड़ा बहुत पैटर्न जो है एग्ज़ाम डिमांड डिफरेंट होती है, लेकिन जीएस तो आपको पढ़ना ही है। तो बस इसको ज़रूर लगाइएगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।